स्टूडेंट हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू करने जा रहे हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये साइक्लिक होंगे, हमेशा प्लेनर होंगे। प्लेनर मीन्स कि इनमें डबल बॉन्ड होंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तमाम एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने होते हैं? 120 के। ये कॉन्जुगेटेड होते हैं। कॉन्जुगेटेड से मुराद है कि इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। इनमें बेंजीन रिंग लाजमी होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इनमें होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है ना 6 कार्बन का, तो आप 6 कार्बन का ज़रा अल्केन तो बना के देखें। 6 कार्बन के अल्केन में कितने हाइड्रोजन आते हैं? 14। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो निकालेंगे तो 14 डिवाइड बाई 6, ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप 6 कार्बन का अल्कीन बना के देखें, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो निकालेंगे 12 डिवाइड बाई 6, ये 2 आ जाएगा। आप 6 कार्बन का अल्काइन बना के देखें, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 8 के करीब आ जाएगा। अब 6 कार्बन का बेंजीन देखें, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कितनी आएगी? 1। तो आपने देखा बेंजीन में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो तमाम हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में क्या आई? कम आई। दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इनमें खास किस्म की खुशबू होती है, इसीलिए इन्हें एरोमेटिक, जो कि वर्ड एरोमा से निकला है, मीनिंग है इसका फ्रेगरेंस। तो बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमेशा बेंजीन रिंग रखते हैं, लिहाजा अब जो बेंजीन है ना, जब ये डिस्कवर हुआ तो इसके बाद इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया गया एलिमेंटल एनालिसिस से, जो आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में कंबस्टन एनालिसिस के नाम से पढ़े हैं। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया गया CH। बेंजीन का जो मॉलिकुलर मास है ये निकाला गया 78 पॉइंट समथिंग, तो ये 78.1 है, तो इसे 78 याद रखिएगा। ये वेपर डेंसिटी मेथड से निकाला गया। ये बस मेथड का नाम याद रखिएगा, बाकी कुछ भी नहीं। क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, हमारे कोर्स में नहीं है। जब किसी भी केमिकल का मोलर मास आ जाए, उसके एम्पिरिकल फार्मूला का पता हो, तो आप एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास आएगा 13, एन की वैल्यू 6 आ गई। और जब आपके पास एन की वैल्यू आ जाए तो आप मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला CH है, उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला बन गया। बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला ये बता रहा है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि अभी हमने मॉलिकुलर फार्मूले बनाए हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है अगर 14 होते आप कहते ये अल्केन है, इसमें हाइड्रोजन 12 होते आप कहते अल्कीन है, 10 होते आप कहते अल्काइन है। तो बेंजीन में हाइड्रोजन उससे भी कम है, इसका मतलब इसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हैं। तो 2 फार्मूले बनाए गए, इसके फार्मूले को दे के C6H6 ये ऐसे भी बन सकता है, 2 ट्रिपल बॉन्ड बना लिए जाएं और 6 कार्बन ऐसे बना लिए जाएं, तो ये 1,5 हेक्सा डाई आइन ये भी बन सकता है। एट द सेम टाइम 2 डबल बॉन्ड बना लिए जाएं और सेंटर में एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया जाए, ये है 1,5 हेक्सा डाई इन एंड 3 आइन, ये भी बन सकता है। तो एक तो बन सकता था 1,5 हेक्सा डाई आइन या 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आइन। दोनों फार्मूले बना लिए गए और ऐसे मालूम हुआ कि बेंजीन इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आया, अगर बेंजीन इन दोनों में से एक है तो बेंजीन लाजमी तौर पर KMnO4 को डीकलराइज करें, क्योंकि हमने पढ़ा है अल्कीन या अल्काइन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन KMnO4 को डिस्चार्ज करते हैं उसके कलर को। लेकिन बेंजीन ये काम नहीं कर रहा था। यहाँ से शक हुआ कि बेंजीन इन जैसा नहीं है, वरना क्या करता, बोथ मस्ट डीकलराइज KMnO4। अगर बेंजीन इन दोनों में से है तो दोनों KMnO4 को डीकलराइज करें। ऐड 4 हाइड्रोजन, अगर बेंजीन इन दोनों में से कोई है तो बेंजीन को 4 हाइड्रोजन ऐड करने चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड पर हमेशा एक हाइड्रोजन ऐड होती है और एक ट्रिपल बॉन्ड पर हमेशा 2 हाइड्रोजन ऐड होती हैं। तो यहाँ पे देख लें कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होते हैं, 2 यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड होते हैं। यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए थे। लेकिन बेंजीन 4 हाइड्रोजन ऐड नहीं करता बल्कि 3 हाइड्रोजन ऐड करता है। प्रॉब्लम आ गया, इसका मतलब बेंजीन जैसा नहीं है। गिव एडिशन रिएक्शन इजीली, अगर बेंजीन ऐसा होता तो क्या करता, आसानी से एडिशन रिएक्शन देता। क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले केमिकल देते ही एडिशन रिएक्शन है, हमने डिस्कस किया हुआ है।
एंड नॉट सब्सटीट्यूशन, और बेंजीन को सब्सटीट्यूशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले केमिकल सब्सटीट्यूशन नहीं देते बिल्कुल भी। और बेंजीन को 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे। अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है तो एक ऑप्शन है कि कोई भी हैलोजन या कोई भी केमिकल आए पहले कार्बन पे लग जाए, यह है 1 क्लोरोबेंजीन। एक ऑप्शन है कि वो केमिकल दूसरे कार्बन पे लग जाए, यह है 2 क्लोरोबेंजीन। और एक ऑप्शन है कि केमिकल तीसरे कार्बन पे लग जाए, यह है 3 क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन अगर स्ट्रेट चेन है तो उसे 3 किस्म के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, 1 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरोबेंजीन। तो 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड क्योंकि एक सब्सटीट्यूएंट आया है। अगर यहाँ OH आ जाए तो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाना चाहिए था, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन बेंजीन ऐसा भी नहीं करता, 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनाता। फिर बेंजीन एक्चुअली क्या करता है, 1 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, उस पर सिर्फ 1 क्लोरो ही लगती है, वो 1 क्लोरो ही बेंजीन बनाता है, 1 नाइट्रो बेंजीन बनाता है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाता है, 2 3 ये नहीं बनाता। भाई ये क्या बात हुई, आगे जाके इसे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। ऐड 3 हाइड्रोजन एंड 3 हेलोजन, वो 3 हाइड्रोजन या 3 हेलोजन ऐड करता है, इसका मतलब उसमें 3 डबल बॉन्ड है, और 3 डबल बॉन्ड वाला आप बेंजीन बना ही नहीं सकते वरना उसके हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं होंगे। अगर आप बेंजीन 3 डबल बॉन्ड वाला बनाएंगे तो फिर आप हाइड्रोजन जब लगाएंगे फिर कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं ना, तो ये तो C6H8 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। बेंजीन का फार्मूला तो C6H6 है, लिहाजा वो 3 डबल बॉन्ड वाला आप ऐसे नहीं बना पा रहे। बेंजीन गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली, बेंजीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है जो कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की खूबी है। एंड एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली, और एडिशन देता ही नहीं है, हालांकि बेंजीन में यहाँ बहुत सारे बॉन्ड है तो उसे एडिशन देनी चाहिए, सब्सटीट्यूशन नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ ये साबित करी कि बेंजीन ऐसा ओपन चेन कंपाउंड नहीं है। आखिरकार जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कैकूल ने बताया, उसने कहा कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है और इसमें अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है। पहले तो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल से मुराद है कि वो साइक्लिक कंपाउंड है, ओपन चेन नहीं है। रेगुलर से मुराद है उसमें डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और हेक्सागोनल से मुराद उसमें 6 कार्बन है, जो बेंजीन आप बनाते हैं हेक्सागोनल कहलाती है, 6 किनारे वाली। उसने ये जो पहली बात है रेगुलर हेक्सागोनल है, इसे साबित करने के लिए 2 पॉइंट बनाए। बेंजीन गिव 1 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, कि वो एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, एंड बेंजीन गिव 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, और जब दूसरे 2 सब्सटीट्यूएंट उस पर आगे लगते हैं तो वो 3 प्रोडक्ट बनाता है। पहले तो अपनी यही चीज़ साबित करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, बेंजीन गिव मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट 1 एंड डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट 3। पहले ये समझ लेते हैं। ये देखिए मैंने केमिकल बनाया प्रोपेन, प्रोपेन का मैं हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा CH3 CH2 CH3। देखते हैं कैसे। एक तो ऑप्शन है, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, मैं नंबर 1 कार्बन के साथ हेलोजन लगा दूँ और यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा ऑप्शन है कि मैं दूसरे H की जगह Cl लगा दूँ और HCl निकाल दूँ, ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। और तीसरा ऑप्शन है कि मैं ये तीसरे वाले के साथ Cl लगा दूँ और HCl निकाल दूँ, ये बन गया 3 क्लोरोप्रोपेन। तो क्या ख्याल है, ये बनेगा? आप खुद ही सोच लेंगे ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? जब मैंने यहाँ पे Cl लगाया, यहाँ पे लगाया ठीक था, यहाँ पे लगाया ठीक था, जब मैंने यहाँ पे Cl लगाया तो असल में फिर नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, जहाँ से Cl करीब होगा वहाँ से, और ये दोबारा वही बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन जो हमने ऊपर बनाया था। तो आपने देखा कि पहले वाला और तीसरे वाला सेम केमिकल बन गए। सेम केमिकल क्यों बन गए? क्योंकि जिन कार्बन पे आपने Cl लगाया ये दोनों बिल्कुल सेम थे। देखें CH3 बिल्कुल सेम थे ना। तो अब आपने याद रखना है, जब भी सेम कार्बन हो तो प्रोडक्ट सेम बनता है, वो एक ही केमिकल बनता है। ये वाला CH2 कार्बन डिफरेंट था, इसके साथ 2 कार्बन अटैच थे, डिफरेंट इसका इन्वायरमेंट था, लिहाजा CH पे आपने जब Cl लगाया तो डिफरेंट केमिकल बना। यही बात मैं आपको बेंजीन के केस में समझाता हूँ। बेंजीन पे 6 कार्बन है, क्या ख्याल है 6 के 6 कार्बन कैसे हैं? 6 के 6 कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। देखें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देख लें कोई कार्बन देख लें, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तमाम कार्बन एक जैसे हैं।
आपने पहले पे Cl लगा दिया, दूसरे पे लगा दिया, चौथे पे लगा दिया, तीसरे पे लगा दिया, पांचवें पे लगा दिया, छठे पे, जहाँ मर्जी लगा दें। तो क्या ख्याल है, ये तमाम के तमाम क्या हैं, तमाम के तमाम हैं 1 क्लोरोबेंजीन। क्योंकि जब कार्बन सेम हो तो प्रोडक्ट भी सेम ही रहता है। मैंने आपको यहाँ पे साबित किया है। तो यहाँ कार्बन सारे सेम है, ये सारे प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे। भाई जहाँ पे क्लोरीन लगा उसी को नंबर 1 आपने बोल देना है। ये तमाम के तमाम है 1 क्लोरोबेंजीन। और एक सब्स्टिट्यूएंट आपने लगाया था ना, तो ये था मोनो सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बात है 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे वो 1 पे लगेगा, ठीक है। ये एक ही केमिकल बने सारे, एक ही है। लेकिन अगर बेंजीन पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और फिर आप दूसरा लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल आपने बेंजीन पे Cl लगा दिया और आप कोई और केमिकल लगाना चाहते हैं, जब आपने बेंजीन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट X लगा दिया और आप दूसरा सब्स्टिट्यूएंट Y लगाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप Y को X के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन पे लगाएं, ऐसी 2 पोजीशन होती हैं, ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं। X को आपने Y को X के बिल्कुल साथ लगा दिया। या आपके पास 2 मज़ीद ऑप्शन हैं कि आप Y को X की एक पोजीशन छोड़ के लगा दें। ये जो 2 पोजीशन बनेंगी ये मेटा पोजीशन कहलाती हैं। और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप Y को X के बिल्कुल ऑपोजिट लगा दें, ये पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। जब आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना है तो 3 किस्म के प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन वाकई देता है। तो कैकुल ने साबित किया बेंजीन हेक्सागोनल है, और फिर उसने साबित किया इसमें 3 डबल बॉन्ड है। कैसे, बेंजीन ऐड 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, इसमें 3 हैलोजन ऐड होते हैं, और 3 हाइड्रोजन या हैलोजन का ऐड होना साबित करे कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। इसके बाद एक्सरे स्टडी से वाकई साबित हुआ कि बेंजीन वाकई साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। और बेंजीन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इसकी लेंथ है 1.397 आंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है 1.09 आंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो अल्केन में होता है 1.54 होता है, अल्कीन में होता है 1.34, और अल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.20। तो आपने देखा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन में है ये टोटली डिफरेंट है अल्केन अल्कीन अल्काइन से। इसका मतलब बेंजीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, ये असल में इन बिटवीन है सिंगल एंड डबल बॉन्ड। देखिए 1.39 सिंगल और डबल के दरमियान में कोई वैल्यू आएगी ना, तो बेंजीन का जो बॉन्ड है वो प्योर नहीं है बल्कि सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान है। स्टूडेंट देखते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले ये हमारे पास अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें आपने इसमें हेलोजन ऐड की तो डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और ये एडिशन रिएक्शन हो गया। हेलोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रहा है। तो ये जो हेलोजन होते हैं ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। यही हेलोजन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अल्कीन का है उस पर अटैक कर रहा है। जब ये हेलोजन बेंजीन के पास आया तो ये बेंजीन पर अटैक नहीं कर पाया, ये रिएक्शन नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अल्कीन के इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है। अल्कीन के इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के दरमियान है, लोकेलाइज्ड है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे रिंग में फैल चुके हैं, इन्हें कहते हैं डी लोकेलाइज्ड। तो जो चीज़ ज़्यादा फैल जाए वो दस्तयाब नहीं होती। अब क्लोरीन यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन लेने, लेकिन उसे मोह की खानी पड़ी, उसे इलेक्ट्रॉन बेंजीन ने दिए ही नहीं, लिहाजा रिएक्शन नहीं हुआ। तो अब बेंजीन का रिएक्शन आसानी से नहीं हुआ करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ज़रूरत है कि आप इलेक्ट्रोफाइल को जो वीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करें। कैसे? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। लिहाजा बेंजीन जितने भी रिएक्शन देगा ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने आपको पहले बता दिया था बेंजीन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कौन सी किस्म का है? सोचें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आया करेगा। तो कैटलिस्ट उस इलेक्ट्रोफाइल को जो वीक होगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करेगा। तो देखें FeCl3 आपने कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल यूज़ किया, Cl2 हेलोजन आया, FeCl3 क्या करेगा? इस हेलोजन को तोड़ेगा। और किस अंदाज में तोड़ेगा? हेट्रोलाइटिक या होमोलाइटिक? ये हेट्रोलाइटिक अंदाज में तोड़ेगा। तो चैप्टर 7 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हर जगह यूज़ होने हैं। जो मैंने आपको फिशन बताई थी होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक, मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल बताया था, मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल बताया था। तो बेंजीन खुद क्या है? सोच के बताएं, बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? हमने वहाँ डिस्कस किया था बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वो कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होने हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कैटलिस्ट ने इसे इस अंदाज में तोड़ा कि एक Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके FeCl3 के साथ अटैच हो गया, FeCl4 नेगेटिव,
और दूसरा Cl है उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, उस पर आ गया पॉजिटिव। जैसे इस पर पॉजिटिव आया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो केटाइन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं न्यूट्रल के मुकाबले में। तो ये था वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें इतनी हिम्मत आ गया कि ये बेंजीन पे अटैक कर देगा। तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक किया। एरो आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की जानी बनाना होता है। तो ये Cl यहाँ बेंजीन के साथ अटैच हो गया। कौन सा बॉन्ड लेके? ये जो बॉन्ड ऐसे था बेंजीन का डबल बॉन्ड ऐसे बाहर निकल के आ गया, Cl ने ले लिया। तो Cl ने जब बेंजीन का डबल बॉन्ड ले लिया, बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किससे फर्क पड़ा? इस कार्बन को। यहाँ पे जो कार्बन था उसका डबल बॉन्ड छीन लिया गया, इस कार्बन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसका डबल बॉन्ड अंदर से बाहर निकल गया, ये आ गया। भाई इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस कार्बन को फर्क पड़ा ना, इसका एक डबल बॉन्ड कम हो गया। वैसे भी इसके बॉन्ड ही कम हो गए, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बन गया। तो ये इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बेंजीन के केस में। अगले स्टेप में ये जो बेंजीन के हर किनारे पे हाइड्रोजन होता है, आप शो नहीं करते, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन शो करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोबारा बेंजीन को देगा ताकि बेंजीन दोबारा रिटेन हो जाए, वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। बेंजीन वैसा बन गया और Cl यहाँ पे अटैच हो गया। ये जो H है ये H प्लस की शक्ल में यहाँ से निकल गया। H प्लस जैसे ही बाहर निकलेगा, ये जो नेगेटिव है FeCl4 नेगेटिव फौरन इसके साथ मिलेगा। तो FeCl4 नेगेटिव H प्लस के साथ मिलके क्या बना देगा? ये दोबारा इसे एक Cl दे देगा, HCl एंड FeCl3। ये है वो कैटालिस्ट जो आपने शुरू में यूज़ किया था, दोबारा रीजनरेट हो गया। तो इन रिएक्शन में कैटालिस्ट का क्या रोल होगा? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करना, ताकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर सके। ये बेंजीन का कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना करेगा और इसके बाद यहाँ से हमेशा H निकला करेगा, और वो H कैटालिस्ट के एनाइन के साथ बेस के साथ मिलकर, जो नेगेटिव होते हैं बेस होते हैं, उनके साथ मिलकर दोबारा कैटालिस्ट को रीजनरेट किया करेगा। तो तमाम रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन है, इन तमाम का सेम मैकेनिज्म होगा। लेकिन बस ये जो अटैक करने वाला केमिकल है ये चेंज हुआ करेगा, बाकी सेम मैकेनिज्म है। तो ये रिएक्शन तमाम के तमाम कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के, क्योंकि एक केमिकल अगर जाके अटैच हो रहा है तो दूसरा केमिकल बाहर भी निकल रहा है H, और आने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, लिहाजा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सवाल ये पैदा होता है कि बेंजीन अल्कीन की तरह रिएक्शन क्यों नहीं देता? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गई थी, तो यहाँ पे बेंजीन के डबल बॉन्ड में क्लोरीन ऐड हो जाती। तो एक बात तो ये कि बेंजीन के डबल बॉन्ड प्योर होते नहीं है, एज सच होते नहीं जैसे अल्कीन के होते हैं, बल्कि डीलोकलाइज्ड होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये एडिशन हो भी जाती तो बेंजीन क्या हो जाती? ख़राब हो जाती, उसके डबल बॉन्ड पूरे ना रहते। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें रिटेन रही है, जैसी थी वैसी रही है, स्टेबल रही है। बेंजीन चूँकि स्टेबल केमिकल है ना, और बेंजीन चाहता है कि जैसा है वैसा रहे, तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी का नुकसान होता है, उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है। तो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन डिस्कस करते हैं, जिसमें हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो हर एक की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर है वो मैकेनिज्म हमने एक बार देख लिया, सबका सेम ही है। हेलोजिनेशन में आपने बेंजीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो फ्लोरीनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलोजिनेशन का। लेकिन फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत विगरस होता है, कंट्रोल नहीं होता। आयोडीन का रिएक्शन स्लो रिवर्सिबल होता है। लिहाजा जैसे आप हमेशा हेलोजिनेशन डिस्कस करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन की, तो यहाँ भी यही डिस्कस होगी। ये रिएक्शन AlCl3 या FeCl3, AlBr3 या FeBr3 की मौजूदगी में होगा। ये लीवस एसिड कैटलिस्ट कहलाते हैं। इनमें कैटलिस्ट का वही काम है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन या ब्रोमीन को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन में चेंज करेगा। तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफाइल जिसने बेंजीन पे अटैक करना है वो Cl प्लस है या Br प्लस है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन यही आता है कि एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो ये वाले क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं, बल्कि ये वाले Cl प्लस या Br प्लस, ये बेंजीन पे अटैक करते हैं। और ये इससे प्रोडक्ट क्या बनता है? हेलो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बन जाएगी या ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। लेकिन अगर आप कोई अल्काइलेटेड बेंजीन जैसे टोल्यूइन ले लें और इसकी हेलोजिनेशन करवाएं, तो फिर ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो जाता है। इसमें स्टेप वाइज ये रिंग पे कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये अल्काइल ग्रुप पे होता है। एक H निकलेगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा, CH2Cl और HCl बन जाएगा। जो CH2Cl बनेगा इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड।
ये अगले स्टेप में, पहले स्टेप में CH2Cl बन जाएगा। अगले स्टेप में फिर दोबारा आप हेलोजन ऐड करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में, यहाँ से एक और H निकलेगा, उसकी जगह मज़ीद Cl लग जाएगा। तो ये सब्सटीट्यूशन हो रही है, लेकिन रिंग पर नहीं बल्कि साइड चेन पर। CH Cl2 बन गया और HCl बन गया। अगले स्टेप में ये है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड में फिर दोबारा आप हेलोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CCl3 और जो एक H रह गया था उसे HCl बन जाएगा। इसे बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये रिएक्शन साइड चेन पे इस तरह चलता है। इनके नाम आपने लाजमी याद करने हैं। इसके बाद आ जाए नाइट्रेशन में। नाइट्रेशन में आप नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 1:1 रेशो। नाइट्रिक एसिड से बनेगा नाइट्रोनियम आइन NO2+। ये एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है जिसने अटैक करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का रोल यहाँ पे कैटलिस्ट का है। 50 से 55 डिग्री आप इसे गर्म करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को, तो एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसमें सल्फोनेशन में दो कंडीशन है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लें 80 डिग्री पे या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लें 25 डिग्री पे। सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है इसे कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3 है, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। अल्काइलेशन और एसाइलेशन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं। अल्काइल हिलाइड AlCl3 की मौजूदगी में एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा R+ कार्बोकेटाइन। ये जब आप बेंजीन पे अटैक करवाएंगे इसका तो मिथाइल या इथाइल बेंजीन बन जाएगी अल्काइल बेंजीन। एसाइलेशन में आपने एसाइल हिलाइड लेना है। AlCl3 कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफाइल बना करेगा ये एसाइल का केटाइन बना करेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इससे जो प्रोडक्ट बना करेगा एसाइल बेंजीन या एसिटोफिनोन। फॉर एग्जांपल हम इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं बेंजीन लेके। जब आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये जो C डबल बॉन्ड R है ये बेंजीन के साथ ऐसे अटैच हुआ करेगा, ये है एसाइल बेंजीन। और अगर आप R की जगह यहाँ CH3 लगा दें, ये केमिकल एसिटोफिनोन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं एडिशन रिएक्शन बेंजीन के। तो बेंजीन किसी हद तक एडिशन रिएक्शन भी दे देता है। 3 हाइड्रोजन ऐड करेगा निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री पे, या प्लेटिनम की मौजूदगी में किसी भी एसिड में, जैसे कि एसिटिक एसिड आप इसमें ऐड कर दें तो इससे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, डबल बॉन्ड सारे सिंगल हो जाएंगे। तो ये रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहा जाता है। तो यह रिडक्शन ऑफ बेंजीन। या बेंजीन में हेलोजन ऐड कर दें सनलाइट की मौजूदगी में तो इससे ये तमाम कॉर्नर पे ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे और हाइड्रोजन तो पहले ही मौजूद होते हैं, तो ये हेक्सा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है C6H6Br6। इसमें देखें एक चीज़ क्लियर कर लें कि बेंजीन में आप हाइड्रोजन ऐड करें हाइड्रोजनेशन, तो आप इसे हीट कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। शुरू में आप हीट करेंगे लेकिन बाद में इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हाइड्रोजनेशन और बेंजीन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक ये बिल्कुल ऐसे जैसे कंबस्टन में आप यही काम करते हैं ना। कंबस्टन में आप क्या करते हैं, आप पहले थोड़ी सी हीट खुद प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बिल्कुल ऐसा यहाँ भी होगा, आप हीट प्रोवाइड करेंगे उसके नतीजे में ज़्यादा हीट आपको बदले में मिल जाएगी। हम इसी को हाइड्रोजनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड करके अल्कीन बना लिया। इसमें जो हाइड्रोजनेशन की हीट है वो है -119.5 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट इवॉल्व होगी एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करने। आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन में आपने हाइड्रोजन ऐड की, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है -119.5 किलो जूल पर मोल। अगर आप ये केमिकल ले लें साइक्लोहेक्साडाइईन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है दो हाइड्रोजन ऐड होंगे और इससे साइक्लोहेक्सेन बनेगा। क्योंकि हमारे पास ये डाटा है कि एक डबल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन ऐड होती है -119.5, दो डबल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो इसकी डबल हो जाएगी ना। तो कैलकुलेटेड इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है -239, लेकिन जो एक्चुअली इसकी ऑब्जर्व की गई वो थी -231.5। इसमें नियर अबाउट 7.5 का डिफरेंस आ रहा है। एक मामूली सा डिफरेंस है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बेंजीन को ऐसे ही समझेंगे इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं जैसे कि कैकूल ने बताया था, तो बेंजीन में 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे और ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो क्या ख्याल है, एक डबल बॉन्ड की ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 डबल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, इससे 3 टाइम्स -358.5 किलो जूल पर मोल। ये है कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल या ऑब्जर्व जो थी -208, असल में इतनी मिली। इसमें फ़र्क आ गया 150.5 का। तो बेंजीन में एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एक मामूली सा डिफरेंस आया था, हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन बेंजीन में आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 358, असल में आपको हीट मिली 208, 150 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, इसकी डिटेल में जाते हैं। देखें हमारे पास प्रोडक्ट तो सेम है ना, रिएक्टेंट डिफरेंट है ना,
तो मैंने रिएक्टेंट डिफरेंट बना लिए, प्रोडक्ट सेम है, और हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हुआ करती है प्रोडक्ट के मुकाबले में, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो बाहर फेंक देते हैं। देखें, मैंने सपोज किया पहले रिएक्टेंट की एनर्जी 200 है, प्रोडक्ट की एनर्जी 80 है। जैसे 200 से 80 प्रोडक्ट बनेगा, 120 का डिफरेंस आया, वो हीट बाहर फेंक देंगे, -120 हीट इवॉल्व होगी। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी कम कर दें, 110 कर दें, अब क्या होगा, 110 से जब 80 प्रोडक्ट ने अपने पास रखनी है, कितना डिफरेंस आया, 30 का, अब के कम हीट इवॉल्व होगी। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, कितनी हीट इवॉल्व होगी, वो डिपेंड करे रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी है। जिस रिएक्टेंट के पास कम एनर्जी हो, हीट भी कम इवॉल्व होगी, और जिस रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम होगी वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। वो स्टेबल होते हैं ना जिनकी एनर्जी कम होती है। मैंने आपको ये बहुत बार समझाया हुआ बूढ़े की मिसाल से कि बूढ़े की एनर्जी कम, स्टेबल ज़्यादा होते हैं। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, ज़्यादा स्टेबल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। तो देखें, बेंजीन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत कम है, तो बेंजीन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साबित कर रही है, बेंजीन की जो वैल्यू कम आ रही है साबित कर रही है कि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है। और बेंजीन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड ऐसे नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो डीलोकलाइज्ड हैं, सारे में फैले हुए हैं, इसलिए बेंजीन इतनी हीट इवॉल्व नहीं करता जितने डबल बॉन्ड वाले केमिकल इवॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी केमिकल की जो कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और जो एक्चुअल है, इसमें जो डिफरेंस होता है इसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, और वो केमिकल की स्टेबिलिटी के डायरेक्ट होती है। जिस केमिकल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो वो केमिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देखें, मैंने एक समरी बना दी है, किसी भी केमिकल की स्टेबिलिटी, जैसे बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल है ना, डायरेक्ट होती है उसकी डीलोकलाइजेशन के। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसी केमिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्ट होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी के। अगर केमिकल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखें, बेंजीन की 150 है रेजोनेंस एनर्जी, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है। किसी भी केमिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्ट होती है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के। बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें कहा जाता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। 2 कैकोल के स्ट्रक्चर हैं और 3 डीवियर के स्ट्रक्चर हैं। तो ज़्यादा स्ट्रक्चर से मुराद जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट होते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन के कौन कौन से बनते हैं, 2 बनते हैं कैकोल के स्ट्रक्चर, ये वाले, इन्हें ऐसे डबल एरो से शो किया जाता है, और 3 बनते हैं डीवियर के स्ट्रक्चर्स, एक ये वाला, ये और ये। तो किसी भी केमिकल के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बने ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी इन्वर्स होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। कोई केमिकल जितनी ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा हाइड्रोजनेशन में उतना अनस्टेबल होगा। तो बेंजीन कम हीट इवॉल्व कर रहा है बाकियों के मुकाबले में, इसलिए बेंजीन स्टेबल है। तो ये समरी है अपने काम की। स्टूडेंट देखें, साइड चेन ऑक्सीडेशन, जो बेंजीन है ना, ये KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, बहुत स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन बेंजीन V2O5 के साथ 450 डिग्री पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन बेंजीन की ऑक्सीडेशन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। हमारे सिलेबस में शामिल है अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन, जिसे कहा जाता है साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो अगर आप मिथाइल बेंजीन ले लें, इथाइल बेंजीन ले लें, या कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लें, तो अब ये वाले अल्काइल बेंजीन KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें इन दोनों में से और आप ये ऑक्सीडेशन करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लें, हमेशा इससे बेंजोइक एसिड ही बनना है। पहले कार्बन पर ही ऑक्सीडेशन होनी है और ये COOH ही बनना है। इसमें भी बेंजोइक एसिड ही बनना है, हालांकि इसमें कार्बन ज़्यादा है, फिर भी इसमें भी बेंजोइक एसिड ही बनना है। तो केमिकल वो बना करते हैं जो स्टेबल होते हैं, तो बेंजोइक एसिड स्टेबल केमिकल ही बनेगा सब में। बाकी जिसमें कार्बन बचे, इसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा बच के उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया करनी है, इसमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा बच के उससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया करनी है, जितने भी हाइड्रोजन बचेंगे उससे वाटर बनाया करना है। तो यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ पे 1 यूज़ हुआ, बाकी 2 बचे, इसमें यहाँ पे 1 वाटर बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 3 5 है, 1 यूज़ हुआ, बाकी 4 बचे, 2 वाटर बनाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 2 4 और 3 7, 1 यूज़ हुआ, बाकी 6, 3H2O बनाएंगे। एट द एंड आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया करने। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देख लें 2 और 1 3, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन देख लें 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन देख लें 2 4 2 6 और 3 9, यहाँ पे 9 लगा दीजिए। तो ये टेस्ट है
ये जो रिएक्शन है खासकर KMnO4 अगर आप यूज़ करेंगे बेंजीन को अल्काइल बेंजीन से डिस्टिंग्विश करने का, आप KMnO4 डालें, KMnO4 का खास कलर होता है पिंक। बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, KMnO4 का सोल्यूशन में वैसे ही पिंक कलर मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आप अल्काइल बेंजीन में KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और कलर डिस्चार्ज हो गया तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा ये गिवन कंपाउंड अल्काइल बेंजीन था। स्टूडेंट हम देखते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमारे पास बेंजीन है, इस पर कोई केमिकल आया और इस पर अटैच हो गया, ये बन गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिस पे एक आके कोई केमिकल अटैच हो जाए तो ये हमेशा बेंजीन वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाता है, क्योंकि बेंजीन के तमाम कार्बन आइडेंटिकल हैं, जो भी केमिकल आके जिस मर्जी कार्बन पे अटैच हो जाए वो वन ही कहलाएगा। लेकिन क्या होगा जब दूसरा सब्स्टिट्यूटेंट आए, जब पहले एक सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद है, तो अब ये तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आने वाला वाई एक्स के बिल्कुल साथ में लग जाए, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ये ऑर्थो पोजीशन होती हैं। आने वाला वाई एक्स की एक पोजीशन छोड़ के अटैच हो जाए इस साइड से या इस साइड से, ये मेटा पोजीशन होती हैं। और आने वाला एक्स के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे अटैच हो जाए, ये पैरा पोजीशन होती है। तो 40% चांस है ऑर्थो, 40% चांस है मेटा और 20% चांस है पैरा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन दो दो है ना और पैरा एक ही पोजीशन है। तो असल में तो ऐसे होना चाहिए कि जब वाई आए तो 40% ऑर्थो प्रोडक्ट बने, 40% मेटा, 20% पैरा, लेकिन बेंजीन इस चांस को फॉलो नहीं करता। बेंजीन क्या करता है, ये जो पहला ग्रुप हो जाता है ना अटैच बेंजीन के साथ, यही डिसाइड करता है कि दूसरे ग्रुप ने कहाँ पे लगना है। इस लिहाज से आप ग्रुप को ना एक्स को जो पहले अटैच हो गया दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्थो पैरा बाज़ ग्रुप होते हैं और बाज़ ग्रुप मेटा होते हैं। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि जो ऑर्थो पैरा पोजीशन होती हैं, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती हैं, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। अगर एक्स यहाँ पे लग गया, फ़र्ज़ करें ऊपर ना लगा, तो एक्स के बिल्कुल साथ वाली जो पोजीशन होंगी ये ऑर्थो पोजीशन होती हैं। एक छोड़ के जो पोजीशन होंगी ये मेटा पोजीशन होती हैं, और एक्स के जो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन होगी ये पैरा। ये याद रखिएगा, ऑर्थो पैरा। अगर एक्स यहाँ पे लग गया तो ये वाली जो साथ वाली पोजीशन है ऑर्थो, उसके साथ वाली जो पोजीशन है मेटा, और जो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन है ये पैरा। ये पोजीशन का ख्याल रखना है। अब देखें ऑर्थो पैरा ग्रुप कौन से हुआ करेंगे, इसमें ये कुछ खूबियाँ हुआ करेंगी। दे रिलीज इलेक्ट्रॉन, हमेशा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया करेंगे। इंक्रीज रिएक्टिविटी, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी हमेशा बढ़ाया करेंगे। रिलीज मोर इलेक्ट्रॉन टू ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन, जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो ज़्यादा आएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ऑफर टू पोजीशन, ये दो पोजीशन ऑफर करेंगे ऑर्थो एंड पैरा, जो केमिकल ऑर्थो पे दूसरे ग्रुप को लगाएगा पैरा पे भी लाजमी लगाएगा। मेटा डायरेक्टिंग में ये खूबियाँ हैं, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीना करेंगे, ये दिया करते हैं ये छीना करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। डिक्रीज रिएक्टिविटी, ये था इंक्रीज रिएक्टिविटी, बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी, ये कम कर देते हैं। विदड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते थे, ये ऑर्थो पैरा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। ऑफर वन पोजीशन, ये हमेशा एक पोजीशन ऑफर करेंगे, वो है मेटा। स्टूडेंट देखिएगा, हमने डिस्कस किया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिलीज मोर इलेक्ट्रॉन टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, इसी वजह से आने वाला ऑर्थो पैरा पोजीशन को प्रेफर करता है। और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है विदड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पैरा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, लिहाजा ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, तो आने वाला फिर मेटा को प्रेफर करता है क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। देखें हम ना ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग की कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। NCH3 ट्वाइस है, NHR है, NH2 है, ये अमाइंस हैं, और ये NH2 बेंजीन के साथ लग जाए तो एनिलीन बन जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके बाद आ जाता है OH, SH, ये एस्टर लिंकेज है, मिथाइल है, या ये ईथर है OCH3, ये मॉडरेट है। और हेलोजन जब भी लग जाए बेंजीन के साथ ये वीक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग, ये मॉडरेट, ये वीक। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एक हिंट होता है, इफ़ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। कैसे गैस करना है अगर आप इन्हें याद ना कर सकें कि डायरेक्टली बेंजीन के साथ क्या अटैच होगा, या तो नाइट्रोजन, इन तीनों में नाइट्रोजन अटैच है, इनमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच है ना, और इनमें हेलोजन अटैच है, एक को छोड़ के। ये वाहिद मिथाइल है जिसमें कार्बन अटैच है बेंजीन के साथ, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये एक्सेप्शन आ गई,
बाकी सारे देखें हेलोजन अटैच हैं। तो एक आपने याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, इन्हें बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ये NH3+ है, ये NR3+ है और ये NO2 है। ये 3 केमिकल जिनमें नाइट्रोजन बेंजीन के साथ अटैच होगा, लेकिन ये ऑर्थो पैरा नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। अब आ जाए दूसरा केस, मेटा डायरेक्टिंग। ये NH3+ है, NR3+ है, CN है, COOH है, CHO है, COR है, CCl3, NO2 है। ये केमिकल जब भी बेंजीन के साथ लगें, ये मेटा डायरेक्टिंग है। इनका ऐसे स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं हुआ है, ये सारे तकरीबन इक्वली स्ट्रेंथ के हामिल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, सारे इक्वली हैं। इसका हिंट क्या है इसे याद करने का? इफ़ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, इसमें इनका तो हमने अभी एक्सेप्शन पढ़ ली ना, इनके अलावा ये तो आपने एक्सेप्शन याद कर लेनी है। इनके अलावा क्या होगा भाई? बेंजीन के साथ कार्बन अटैच होगा। देखिए CN में कार्बन अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन बेंजीन के साथ अटैच होगा, एल्डिहाइड में कार्बन अटैच होगा, कीटोन में कार्बन अटैच होगा, CCl3 में कार्बन अटैच होगा। लेकिन एक ऐसा मैंने आपको बताया था जिसमें कार्बन अटैच है, वो ऑर्थो पैरा है, मेटा नहीं है। तो आपने कुछ एक्सेप्शन याद करनी है, एक्सेप्ट CH3 में कार्बन है लेकिन ऑर्थो पैरा है। ये 3 केमिकल में नाइट्रोजन है लेकिन मेटा है, ये याद रखिएगा। ये 3 एक्सेप्शन याद कर लें, बाकी कोई केमिकल आ जाए आप गैस कर लेंगे ऑर्थो पैरा है या मेटा है। ठीक है। स्टूडेंट, बेंजीन की रिएक्टिविटी के 2 केस देखिएगा। पहला केस जो आपने याद रखना है, केस 1, अगर बेंजीन के साथ कोई भी ऑर्थो पैरा ग्रुप अटैच हो, और आपको कैसे पता चलेगा ऑर्थो पैरा ग्रुप अटैच है? इनमें से कोई एटम डायरेक्ट अटैच इन केमिकल को छोड़ के, या मिथाइल अटैच हो CH3, तो अगर बेंजीन के साथ कोई भी ऑर्थो पैरा अटैच हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ग्रुप बेंजीन के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल, ये फिनोल है, ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एनिलीन है, NH2 अटैच है बेंजीन के साथ, ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो जब भी ऑर्थो पैरा ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो, आप क्या बोलेंगे? बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है ये केमिकल। लेकिन अगर बेंजीन के साथ मेटा ग्रुप अटैच हो गया, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है या बेंजल्डिहाइड है, तो अब, या नाइट्रोबेंजीन है, ये वाले बेंजीन से कम रिएक्शन देते हैं, बेंजीन इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑर्थो पैरा जब भी बेंजीन के साथ अटैच हो ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बेंजीन, और बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जब भी अटैच हो जाए, क्योंकि ऑर्थो पैरा रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं और मेटा डायरेक्टिंग रिएक्टिविटी कम कर देते हैं। दूसरा केस, अगर आप ऑर्थो में ही कंपैरिजन करना चाहें अमंग ऑर्थो, हमने ऑर्थो पैरा अकेले बेंजीन और मेटा में तो कंपैरिजन कर लिया। अगर आप ऑर्थो पैरा में ही करना चाहें तो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई। स्ट्रॉन्ग, आपने देखना स्ट्रॉन्ग ग्रुप अटैच हो, ज़्यादा रिएक्टिव होगी बेंजीन, फिर मॉडरेट ये वाले, और फिर वीक, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो वीक में हेलोजन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है फिनोल और हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, तो बताएं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? आपने यहाँ से देखना है फिनोल कहाँ पे मॉडरेट में और क्लोरोबेंजीन कहाँ पे वीक में। फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव होगा इससे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है एनिलीन NH2 और हमारे पास है फिनोल। अब आपने देखना है भाई इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखें एनिलीन स्ट्रॉन्ग में है, आप कहेंगे ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है इसके मुकाबले में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है टोल्यूइन और हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, तो भाई टोल्यूइन यहाँ पे आता है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे, आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसके मुकाबले में। स्टूडेंट देखें, हमने डिफरेंट ये पेयरिंग बनाई है जिसकी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करे और वहाँ पर रिएक्शन हो, इन ग्रुप पे रिएक्शन नहीं होंगे, बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा। तो पहला है जी CH3, क्लोरोबेंजीन और अकेला बेंजीन। तो आप जानते हैं कि ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरोबेंजीन की बारी आएगी और फिर बेंजीन की बारी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे, लेकिन ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है हेलोजन वाले के मुकाबले में। तो आप इसका ऑर्डर बना सकते हैं, टोल्यूइन मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। दूसरी बात, ये बेंजोइक एसिड है, अकेला बेंजीन है, फिनोल है, तो आप जानते हैं OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद अकेला बेंजीन
और उसके बाद आ गया जी बेंजोइक एसिड। अब प्रॉब्लम ये है कि आप सारे जानते हैं भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला वीक है इसके मुकाबले में, OH वाला फिनॉल। तो आप सोचेंगे भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ज़्यादा रिएक्शन देगा और ये वीक एसिड है इसके मुकाबले में तो कम रिएक्शन देगा, लेकिन नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम यहाँ वाले रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बेंजीन पर होने वाले रिएक्शन की बात करें। कोई केमिकल आए और बेंजीन पर रिएक्शन करे तो वाकई बेंजीन पर होने वाले रिएक्शन में ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है इसके मुकाबले में, ठीक है। अगर इस ग्रुप पर रिएक्शन की बात होती तो फिर और बात होती, हम तो बेंजीन पर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तीसरा देख लें, ये CN ग्रुप लग गया, OH लग गया, अकेला बेंजीन है, तो आप जानते हैं फिनॉल वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके बाद बेंजीन वाला और इसके बाद CN चूँकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है लिहाजा वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, एक्टिविटी कम करते हैं। यहाँ पे देख लें नाइट्रो है, क्लोरो है और SH है। आप जानते हैं जो SH है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर क्लोरो की बारी आएगी, फिर बारी आएगी NO2 की, क्योंकि NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग है ना। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं उनसे रिएक्टिविटी बढ़ती है और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं उनसे रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसके बाद लास्ट वाला देखें, OH है, Br है और अकेला बेंजीन है। तो आप जानते हैं फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। फिनॉल के बाद बारी आएगी ब्रोमोबेंजीन की, क्योंकि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके बाद बारी आएगी अकेले बेंजीन की। तो ये वाले इसके ऑर्डर थे।